দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ করেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये पढ़ा था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन के साथ करते हैं तो क्या होता, गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में कर सकते हैं, करंट कॉस्ट, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ये वाला लास्ट जो पॉइंट था ना, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, जो कि मैंने बोला था कि हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ना एक जो है फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फिर उस वैसे फॉर्मूला जो है 11 का ही है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये पता ही होगा, ठीक है। हम फिर भी लिखवा देते हैं, उस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले लिखना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल। बेसिकली इसमें हम लोग को करना क्या है, हम लोग को प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से, करेंट परचेजिंग पावर और ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल, अगर मेरा क्वेश्चन हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला हुआ तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट परचेसिंग पावर और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, करंट परचेसिंग पावर और फिजिकल मेंटेनेंस। फिर इससे लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो भी अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट में हुआ तो उसमें परचेजिंग, करंट परचेजिंग पावर, ठीक है, इसमें दिया हुआ रहेगा, तो इसमें फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इसमें दिया हुआ होगा, तो इसमें, ठीक है। तो क्लोजिंग के साथ ओपनिंग का डिफरेंस निकालेंगे। गुड मॉर्निंग सर। और इंट्रोडक्शन अगर कुछ कैपिटल किया है तो वो लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब एडिशनल अगर कुछ किया है तो वो लेस कर देंगे, और एडिशनल भी हमें जैसा क्वेश्चन रहेगा, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में है और करेंट परचेसिंग पावर वाले में है या फिर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है, तीनों में से जो भी मेथड में रहेगा वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ऐसे सिंगल एंट्री में जैसे हम लोग करते हैं ना कि कैसे बैक कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग का क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस तो हमें प्रॉफिट या लॉस ही बताएगा। साथ ही साथ अगर कुछ इंट्रोडक्शन का भी पॉइंट है तो उसे भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट अर्न कितना है। तो यहाँ पर तो वो प्रॉफिट अर्न ही निकालना पड़ता है ना, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब कि ओवर द पीरियड हम लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। अच्छा, मैम अब हाँ, बोलो। मैम लास्ट क्लास कितना पढ़ाए हैं वो एक बार दिखा दीजिए। लास्ट क्लास इसमें ये पूरा एक पेज है, ये थियोरिटिकल जो भी पॉइंट्स था वो लिखवाया हुआ, ये यहाँ से लेके ये पेज तो बड़ा होता है, तो मुझे लगता है 4-5 पेज रखना पड़ेगा। और इधर इधर ज्यादा नहीं, इधर इतना ही। ये क्वेश्चन और ये अभी स्टार्ट किया, ठीक है मैम। और इधर, हाँ इधर पूरा पेज, ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक इलास्ट्रेशन 1 किया हुआ है। अब एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस जो भी है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे जितना होगा। आज तो बोल रहा है कि
A trader purchased article A on credit in period 1 for 50,000. He also purchased article B in period 1 for 2,000 cash. A trader sold article A in period 1 for 60,000. He also sold article B in period 1 for 2,500. तो मतलब दो आर्टिकल खरीदा है, दोनों को ही बेच दिया है। तो आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, इसे खरीदा है क्रेडिट में 50,000 से, ठीक है, और बी को खरीदा गया है 2,000 से, ठीक है, और ये कैश में खरीदा गया, ये क्रेडिट में खरीदा गया है, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है, किसी एक पीरियड में। तो उसे पीरियड 1 बोला है, हर जगह पे पीरियड 1 ही बोला हुआ है। फिर आर्टिकल ए को बेच दिया है 60,000 कैश में, ठीक है, और आर्टिकल बी जो है उसको बेच दिया है 2,500 क्रेडिट में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को फिर करने क्या बोला गया है, तो देखो ये तो एग्जाम्पल है, वैसे कुछ बोला नहीं है, लेकिन क्या किया हुआ है हम बता देते हैं। तो बोल रहा है हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ट्रेडर बाय टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर शोन बिलो, मतलब नीचे दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये चीज दिखाया गया है। ए लुक एट द कैश बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल कन्वीनियंस एनी रीडर ऑफ द इरेशनलिटी ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंट, मतलब सीधा बात है, यहाँ पर कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे ये दोनों का इम्पैक्ट दिखाया है, ठीक है। और कौन सा हम लोग फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं हम लोग तो, और कैश बेसिस पे हम लोग का अकाउंटिंग करते हैं नहीं, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, इसका दोनों बेसिस पे दिखाना है कि कैश बेसिस पे करेंगे तो क्या होगा, और अगर क्या बोलते हैं उसे क्रेडिट बेसिस पे करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, ये बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो बताओ, तो बोलो कि अगर हम लोग क्रेडिट बेसिस पे करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस नहीं होता है, सॉरी गलती से बोल दिया, एक्रूअल बेसिस पे करते हैं तो क्या होगा। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है, एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि मेरा ट्रांजैक्शन हुआ तो मुझे एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है, और जिस पीरियड का होगा उस पीरियड में हम लोग एंट्री करेंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारा ट्रांजैक्शन कैश में था कि क्रेडिट में था, ठीक है। अगर एक्रूअल बेसिस पे करते हैं तो सिंपल जैसे होना चाहिए वैसे होगा, मतलब हम यहाँ पर करके दिखाते हैं एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एक्रूअल बेसिस पे अगर हुआ तो कैसे होगा, पीएल एक्रूअल बेसिस, तो ये तुम लोग को पता ही है, बोलो एक्रूअल बेसिस पे होगा तो कैसे करोगे, तो इतना परचेस है, सेम पीरियड में जितना परचेस है इतना सेल है, तो फिर कैसे करके दिखाओगे, तो पीएल अकाउंट में दिखाते, या फिर बेसिकली ये ट्रेडिंग में होना चाहिए, चलो क्योंकि पीएल बोला है तो मैंने पीएल लिख दिया। तो बोलो टू परचेस होगा और बाई सेल्स होगा, बोलो टू परचेस कितना लिखेंगे, हम दिखाते हैं डेटा, और बाई सेल्स बोल के कितना लिखेंगे, बोलो। एक्रूअल बेसिस पे सेम पीरियड के लिए किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में दो आर्टिकल खरीदा गया है इतने इतने का, और दोनों बेच दिया गया है इतने इतने का, तो फिर हम लोग टू परचेस और बाई सेल्स बोल के लिखेंगे ना, कितना कितना लिखेंगे। 52,000। परचेज हो जाएगा 52,000, 50,000 ए का और 2,000 बी का, तो 52,000 का परचेज, और सेल कितना हो जाएगा, 62,500। 62,500, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ही तो हो रहा है ना, ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो जाएगा, 10,500। 10,500। तो ये तो हम लोग करते ही है ना, हम लोग तो पूरा अकाउंट ही इसी तरीके से मैनेज करते हैं, कैश क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है, सेम पीरियड का है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि प्रॉफिट निकल के आ रहा है 10,500, ठीक है। और अगर हम लोग कैश बेसिस में करेंगे तो हम लोग का पीएल कैसे देखने में होगा, ठीक है। तो कैश बेसिस पे करेंगे तो पीएल अकाउंट कैसे होगा, तो अगर कैश बेसिस पे करेंगे तो हम लोग दोनों को मिक्सड अप ना करके अलग अलग करेंगे, ठीक है, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी का। तो अगर हम लोग कैश बेसिस पे करना चाहते हैं मतलब हम लोग कैश का ही एंट्री करेंगे, इसका मतलब, ठीक है। तो देखो मतलब जब पैसा मिलेगा तब एंट्री होगा, जब कैश का आउटफ्लो होगा, तो कैश बेसिस तो मतलब यही हो गया ना। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने परचेज किया है कितने का, हम लोगों ने परचेज किया है टोटल 52,000 हो रहा है, बी 2,000 का, और यहाँ पर तो देखो हम लोग कैश बेसिस अगर है, सिर्फ कैश कैश का डेटा लिखेंगे, जैसे देखो परचेज 2,000, सेल 60,000, ये कैश बेसिस का, ये देखो टू परचेज 2,000
कैश बेसिस वाला डेटा लिखेंगे, बाई सेल 60,000, ठीक है। तो फिर हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा, 58,000 ऐसे, ठीक है। कैश का डेटा लिखा इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इस चीज को कैसे बोला है वो हम दिखा देते हैं एक बार। ये तो हो गया ना, ठीक है। देखो कैश मैंने दिखा दिया, अब देखो क्या बोला है, बोल रहा है यहाँ एक एजम्पशन बोल रहा है, कैश परचेज ऑफ आर्टिकल बी, मतलब ये वाला, ठीक है, एंड कैश सेल ऑफ आर्टिकल ए, मतलब ये वाला, इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीरियड वन, ये इन्होंने पीरियड वन में रिकॉग्नाइज्ड किया है, वाइल परचेज ऑफ आर्टिकल ए ऑन पेमेंट and sale of article B, purchase of article A and sale of article B receipt is recognized in period 2, मतलब ये लोग मान रहे हैं कि ये उसके बाद हमें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखो परचेज आर्टिकल बी इन पीरियड वन, ये सब पीरियड वन में परचेज हुआ है, लेकिन देखो ए का परचेज क्रेडिट में हुआ है और बी का सेल क्रेडिट में हुआ है, और बी का परचेज कैश में हुआ है और ए का सेल कैश में हुआ है। तो कैश वाला डेटा को पीरियड वन में दिखा दिया, और दूसरा एक पीरियड टू इन्होंने बनाया है जहां पर ये मान रहा है कि बाद में ये पैसा रिकवर होगा और ये पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे ये सेल वाला पैसा रिकवर होगा और ये पैसा मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीरियड टू में बाकी डेटा को दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है, कि ये एजम्पशन के साथ कि पीरियड टू में जो है बाकी अमाउंट हमें जो है रिकवर होने वाला है, ठीक है। मतलब हम लोग पे करेंगे जो क्रेडिट परचेस था और जो क्रेडिट सेल था उसका पैसा मुझे मिल जाएगा। तो टू परचेस कितना आ जाएगा, तो क्रेडिट परचेस हम लोग का कितना था 50,000, तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, ये पीरियड वन, ठीक है। मतलब अब ये पूरा कैश में हुआ है तो ये यहीं पर आ गया। फिर नेक्स्ट जब कभी ना कभी तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिट परचेस के लिए, और क्रेडिट सेल का पैसा भी मिलेगा, तो बाई यहाँ पर हो जाएगा सेल, ठीक है। ये देखो 2,500, तो हम लोग का देखो अभी लॉस बुक हो रहा है, ठीक है, इधर ज्यादा आ रहा है, तो बाई नेट लॉस कितना आ जा रहा है, 40 50,000, हाँ 47 500। 500, ठीक है। नेट नेट लॉस ये इतना आ जा रहा है। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया है, तो मतलब ये क्यों दो पीरियड में किया है, कि ये एजम्पशन के साथ कि पीरियड वन में तो कैश वाला हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, पीरियड वन में ही सारा ट्रांजैक्शन हुआ, ये मान के कि पीरियड टू में उसके बाद का रिकवरी हो जाएगा। और एक्रूअल बेसिस में कैसे होगा, क्रेडिट परचेज ऑफ आर्टिकल ए एंड कैश परचेज ऑफ आर्टिकल बी एंड कैश सेल ऑफ आर्टिकल ए एंड क्रेडिट सेल ऑफ आर्टिकल बी, मतलब सारा चीज पीरियड वन में ही हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जब पैसा मिलेगा और जब पैसा देंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। कि एक्रूअल बेसिस से ही बोला जाता है कि मेरा जिस पीरियड का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, चाहे कैश हो क्रेडिट हो, मुझे रिकॉर्ड करना है। लेकिन यहाँ पर कैश बेसिस में ऐसा नहीं होगा, जिस पीरियड में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा उसी पीरियड में वो रिकॉर्ड होगा। और ये दूसरे पीरियड में इसीलिए दिखा रहे ये एजम्पशन कि भाई ये इसके बाद ये पैसा हमें मिलेगा और इतना हम लोग पे कर देंगे, ठीक है। इसके वजह से हम लोग का देखो 1,500 का प्रॉफिट, ठीक है, और ये दोनों को देखोगे 58,000 का प्रॉफिट और इधर 47,500 का लॉस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब वैसे नेट करोगे तो वो 10,500 ही आ रहा है। देखो अगर नेट कर दोगे ना, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं 58,000 का प्रॉफिट, ठीक है, 47,500 का लॉस, नेट करने से 10,500 ही आएगा, ठीक है, 10,500 ही आएगा। बट हमें तो अकाउंट हमेशा एक्रूअल बेसिस पे ही प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो मतलब यही बोला है कि कैश बेसिस पे करेंगे तो कैसे दिखेगा, एक्रूअल बेसिस पे करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट जो है वो कैसे आता है वो बोला है। तो अब ये एक्रूअल बेसिस के बारे में देखो क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू AS1 रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर accrued that is recognized as they are earned or incurred and not as money received or paid। तो नॉर्मली हम लोग का अकाउंट्स हमें क्या बोल रहा है, AS1 हमें बोल दिया है क्लियरली, हम लोग इसीलिए फाइनल अकाउंट जो तुम लोग बनाते हो तो उसमें एक्रूड इनकम एक्सपेंस सारा चीज को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, अगर ड्यूरिंग द पीरियड का है। तो वही बोला है रेवेन्यू मतलब इनकम और कॉस्ट जो भी हमारा
खर्चा है वो सारे रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। दे आर अर्नड और इनकर्ड, जब अर्न होगा या इनकर्ड होगा तभी कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं, पे हुआ है कि नहीं। एंड रिकॉर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीरियड्स टू विच दे रिलेट, मतलब हाँ सेम पीरियड का होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो प्रीपेड लेस कर देते हैं, जैसे प्रीपेड में तो कैश आउटफ्लो करते हैं, लेकिन अगर मेरे फाइनेंशियल ईयर को मैच नहीं कर रहा है, दूसरे फाइनेंशियल ईयर का है, तो उसे लेस कर देना पड़ता है। सेक्शन 128 ऑफ वन कंपनीज एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू मेंटेन अकाउंट्स ऑन एक्रूअल बेसिस ओनली। कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है, कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है कि एक्रूअल, तो फिर लॉ बोल रहा है तो मानना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेसली स्टेट द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस एनी इनकम एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस द फैक्ट शुड बी स्टेटेड। अगर तुम लोग को याद है AS1 जब हम लोगों ने पढ़ा था तब ये चीज पढ़ा है कि अगर हम लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहे हैं, अगर याद है तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस जो होता है, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस, और एक क्या होता है और एक क्या होता है, लास्ट क्लास लिखवाया था भूल गए, गोइंग कंसर्न, तीन होता है ना, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, अरेक्ट की है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये तीन चीज अगर फॉलो हो रहा है तो हमें डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बोला है देखो कि इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेसली स्टेट दैट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन फॉलोड। तो फॉलो हो रहा है तो बोलने का कोई जरूरत नहीं। अगर फॉलो नहीं हो रहा है, अगर कैश बेसिस पे किसी रीजन से किया जा रहा है, तो वो हमें फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक अप्रोच बता दिया कि अगर हम लोग हमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैश बेसिस पे बोला है तो वो कैसे दिखेगा, और अगर एक्रूअल बेसिस पे बोला है तो वही चीज का क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल 1 हो गया। अच्छा, अब एग्जाम्पल 2, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो बोल रहा है, देखो बोल रहा है ए लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए बाइंडिंग एग्रीमेंट विथ पी लिमिटेड टू बाई ए कस्टम मेड मशीन फॉर 40,000। मतलब इनके हिसाब से एक मशीन बना दिया जाएगा जो कि ये लोग खरीद लेंगे। मतलब ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू, अच्छा कौन खरीदेगा किससे, अच्छा तो ए शायद पी से खरीदेगा, ठीक है। 40,000 का वो मशीन होगा। एट द एंड ऑफ द 2001-2002 बिफोर डिलीवरी ऑफ द मशीन ए लिमिटेड हैड टू चेंज इट्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये खरीदने वाला है, ये बेचने वाला है, इन्होंने बना भी लिया है। इनके हिसाब से एक मशीन जो 40,000 से ए को खरीदना पड़ेगा। बट क्या हुआ कि ए को अचानक से अपना प्रोडक्शन मेथड चेंज करना पड़ा, तो हो सकता है कि ये मशीन और उसको जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, द न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर्ड द मशीन, और नए मेथड से वो मशीन का कोई काम नहीं है, मशीन ऑर्डर्ड। लेकिन एक चीज सोचो, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था, तो पी लिमिटेड को इससे कोई लेना देना नहीं होगा ना कि ए को उस मशीन का जरूरत है कि नहीं है। मैंने किसी को कोई चीज ऑर्डर दिया, लेंगे बोल के बोल दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे वो चीज का जरूरत हो या ना हो, बेचने वाले का उससे क्या मतलब, वो तो मुझे बेचेगा ही। मतलब ए लिमिटेड को 40,000 से वो मशीन खरीदना ही पड़ेगा, भले ही अब वो मशीन उसके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, स्क्रैप कर देगा, एंड इट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर डिलीवरी। तो जैसे ए लिमिटेड को मिलेगा, क्योंकि उसके किसी काम का नहीं है, तो वो स्क्रैप कर देगा। द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज नील, मतलब मार्केट में उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब इसमें ना हमें बोलेगा कि इसका एंट्री क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, ठीक है। बाकी ये भी पढ़ के बता देते, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज सेटलमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैन बी एंटिसिपेटेड एंड द वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैन बी रिलायबली मेजर। इन द गिवन केस ए लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज ए लाइबिलिटी ऑफ 40,000 टू पी लिमिटेड। अब ये ना लाइबिलिटी जो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, लाइबिलिटी का डेफिनेशन बोला इस ये बोल रहा है कि अगर ए लिमिटेड जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहा है पी लिमिटेड के साथ, तब उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 40,000 का लाइबिलिटी बुक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लाइबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है। ये देखो, ए लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड, लाइबिलिटी को तब रिकॉर्ड करना पड़ता है व्हेन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब जब मुझे 40,000, यहाँ पर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितना है, 40,000। हम 40,000 मेरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो करवाएंगे इन सेटलमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ताकि मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस जो 40,000 का है वो सेटल हो जाए, कैन बी एंटिसिपेटेड एंड द वैल्यू ऑफ
आउटफ्लो कैन बी रिलायबली मेजर्ड। हाँ, मुझे ये पता होना चाहिए रिलायबली कि भाई मुझे कितना देना है, ठीक है, और मुझे फ्यूचर में अगर मेरा लाइबिलिटी सेटल डाउन करना है तो मुझे कितना इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो करवाना पड़ेगा। इन द गिवन केस ए लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज ए लाइबिलिटी, तो इसका मतलब उसको लाइबिलिटी 40,000 का बुक करना चाहिए, ये बोला है लाइबिलिटी के डेफिनेशन के साथ इस पॉइंट को जोड़ दिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हेन फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज बियॉन्ड द करेंट अकाउंटिंग पीरियड इज कंसिडर्ड improbable, the expenditure incurred is recognized as an expense rather than as an asset, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है वेन फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज, अगर एंटरप्राइज को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है बियॉन्ड द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, करेंट अकाउंटिंग पीरियड के मतलब करेंट अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलके बियॉन्ड द करेंट अकाउंटिंग पीरियड हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इज कंसिडर्ड इम्प्रोबेबल, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस rather than as an asset in the present case flow of future economic benefit from the machine। मतलब ये जो 40,000 रुपए पे करना पड़ेगा ना, उसका बात चल रहा है। तो बोल रहा है इन द प्रेजेंट केस फ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द मशीन। अच्छा, ये चीज बोल रहा है कि ओ सॉरी, ये क्या बोल रहा है कि हमें इस मशीन से कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए तो हम लोग ये मशीन लगा रहे हैं। जैसे अगर तुम लोग को याद है कि तुम लोग दोनों ने फाउंडेशन किया है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ऐसा क्वेश्चंस था, अगर तुम लोग को याद है, कि एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, कि लीज लेसी लेसर का कंसेप्ट था, ठीक है, कि लीज पे मशीन ले या खरीद ले, ठीक है, इस तरीके का पॉइंट्स था ना। तो फिर हम लोग कैसे चेक करते थे कि किसी पर्सन को लीज में मशीन लेना चाहिए या फिर उसे खरीद लेना चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मशीन से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में और कितने साल के लिए मिलने वाला है, फिर उस बेनिफिट को हमें प्रेजेंट वैल्यू में ट्रांसफर करना होता था। जैसे मान लो एक मशीन 5 साल चलेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और हर साल 100 रुपए करके इससे बेनिफिट मिलने वाला है 5 बार, ठीक है, लेकिन मुझे उसका क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब ये बेनिफिट जो है इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 100 रुपए का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100, तो मुझे पता चलेगा कि जो 5 साल का बेनिफिट है वो उसका आज का वैल्यू कितना है। फिर हम मशीन कितने में खरीद रहे हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आज का वैल्यू निकल के आए, वैसे तो 500 हो रहा है, लेकिन टाइम वैल्यू मनी अप्लाई करेंगे तो मान लो ये हो रहा है 400 एग्जाम्पल के तौर पर, और मशीन को खरीदने के लिए मुझे देना पड़ रहा है मान लो 700 रुपए, तो मुझे मशीन नहीं खरीदना चाहिए। इतने दिन मान लो हम लेबर से काम करवा रहे थे, ऐसा क्वेश्चन था कि मुझे वर्कर ही रख लेना चाहिए या मशीन से रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये 700 के जगह मान लो 300 होता तो ऑब्वियसली मुझे मशीन खरीदना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट 400 है जबकि खरीदने का 300 लगेगा, तो मेरा फिर भी 100 रुपए रह जाएगा। तो यहाँ पर वही बोला है इन प्रेजेंट केस फ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द मशीन, जैसे ये 100 रुपए टू द एंटरप्राइज इज इम्प्रोबेबल, द एंटायर अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द मशीन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। क्योंकि देखो इससे हमें कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसीलिए बोल रहा है ना कि बेनिफिट जो है इम्प्रोबेबल है, तो इसीलिए हमें ये 40,000 को फिर क्या बुक करना पड़ेगा, एक्सपेंस। नहीं तो हम लोग 40,000 के मशीन को एसेट बोल के बुक करते ना, तो यहाँ पर वही चीज बोला है। तो नॉर्मली जब हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो 40,000 मुझे बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट या मशीन बोल के दिखाना चाहिए था फिक्स्ड एसेट के अंडर में, लेकिन ये तो स्क्रैप हो जाएगा, ये नील हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो कर देंगे, बिकॉज इससे हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन मेथड के साथ ये मशीन का अब कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो द अकाउंटिंग एंट्री सजेस्टेड बिलो, नीचे बोला है कि फिर एंट्री क्या होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट वाला ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा 40,000 एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड करना है, और यहाँ पर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज बियॉन्ड द करेंट अकाउंटिंग पीरियड इज कंसिडर्ड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड के आगे भी जाके इम्प्रोबेबल है, ठीक है। तो द एक्सपेंडिचर जो हम लोग कर रहे हैं उस मशीन को लेने के लिए रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस रेदर देन एसेट। तो 40,000 का एसेट नहीं बोलो, 40,000 का खर्चा हो गया है, ये बोला है, ठीक है। अब हमें बोला है कि एंट्री करने के लिए, तो देखो ये सब तो हमें रूल्स बता दिया, मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस तरीके का चीज पढ़ा हुआ है, या फिर आगे भी फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि लाइबिलिटी क्या होता है, फिर लाइबिलिटी कितना रिकॉग्नाइज्ड होगा, फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में ये बता रखा है। लेकिन एंट्री क्या होगा, मतलब ट्रांजैक्शन के ऊपर एंट्री होता है, तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, उसे 40,000 का मशीन लेना पड़ेगा, फिर उसे स्क्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या एंट्री होना चाहिए, तो अगर 40,000 का मशीन ले रहे हैं तो नॉर्मल मशीन लेने का एंट्री क्या होता है, अगर क्रेडिट में लेंगे तो क्या एंट्री होगा, बोलो, मशीन लेने का एंट्री। मशीन टू क्रेडिटर। हाँ, मशीन टू पी लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब मशीन अकाउंट
डेबिट टू पी लिमिटेड 40,000। लेकिन ये मशीन हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये हमारा स्क्रैप हो जाएगा। स्क्रैप हो जाने से लॉस है, लॉस को कहाँ चार्ज करेंगे? मशीन तो चला पीएल। जाएगा, बेच देंगे। हाँ, पीएल डेबिट टू क्या हो जाएगा? मशीन चला जाएगा, क्योंकि मशीन तो स्क्रैप में दे दे रहे हैं ना, और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। टू, तो फिर लॉस पीएल 40,000 का टू मशीन हो जाएगा, मशीन चला जाएगा। पीएल डेबिट टू मशीन, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्पेशल नाम दे दिया है, वो भी यूज कर सकते हो, मैंने जो लिखवा है वो भी कर सकते हो। ये देखो, लॉस ऑन चेंज इन प्रोडक्शन मेथड टू पी लिमिटेड, ये मशीन के जगह ये भी लिखा जाता है, लॉस ऑन चेंज इन प्रोडक्शन मेथड। मतलब हमारा लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे प्रोडक्शन मेथड में चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन चेंज इन प्रोडक्शन मेथड डेबिट टू पी लिमिटेड, और फिर पीएल डेबिट टू लॉस ऑन चेंज, मतलब मशीन के जगह ये वाला। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी हम लोग चाहे लिख सकते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल 3 देखो। बोल रहा है, suppose at the beginning of an accounting period aggregate values of asset liabilities and equity of a trader are 5 lakh, ठीक है। तो मतलब एसेट का वैल्यू 5 लाख, इक्विटी 2 लाख, और ट्रेडर 3 लाख। Also suppose that the trader had the following transaction during the accounting period, तो ये इनका ट्रांजैक्शन हुआ है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, earned income from investment, a liability of 31,000, finally settled on payment of 30,000, balance sheet of the trader after each transaction are as below, ठीक है। तो फिर जो ये दिखा रहा है बैलेंस, अच्छा ये बना दिया है, हम लोग ये बना के देखेंगे, ठीक है। हम लोग ये बना के देखेंगे, मतलब जो क्या बोलते हैं इसे, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो तुम लोग किए हो ना फाउंडेशन में या 11 में, ठीक है, तो उसी के बेसिस पे इस ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हमें पूछ भी लेता है, ठीक है। तो देखो, ऐसे कॉलम बना लेंगे, ट्रांजैक्शन, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हो तुम लोग, कैपिटल इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट लिखते हो, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे। बाकी वैसे भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ इक्विटी इसीलिए लिखेंगे क्योंकि कंपनी का बात होता है ना, तो इसी वजह से। वैसे यहाँ पर तो शायद एक नॉर्मल ट्रेडर का बात बोला है, ठीक है। तो इक्विटी मतलब ओन ओन इक्विटी, ठीक है। तो इनका 5 लाख, 2 लाख और 3 लाख, तो वो पहले लिखेंगे ओपनिंग बोल के। 5 लाख का जो है यहाँ पर लिख देते इन लाख सारा चीज। तो 5 लाख का जो है एसेट है, 2 लाख का जो है लाइबिलिटी है, तो इसका मतलब इक्विटी हो जाएगा 3 लाख का, ठीक है। फिर बोल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, बोलो कैपिटल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर कैसे लिखेंगे, मतलब कहाँ कितना लिखेंगे, हम बता देते हैं अमाउंट कितना है। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये देखो 20,000 है, ठीक है। तो बोलो कहाँ कहाँ लिखे, एसेट और इक्विटी। एसेट और एसेट और इक्विटी में जाएगा? लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी में नहीं जाएगा, इक्विटी में ही तो जाएगा। एंट्री क्या होता है कैपिटल इंट्रोडक्शन का? कैश टू कैपिटल। बोलो, कैश टू कैपिटल, तो कैश आने से क्या बढ़ रहा है? एसेट। एसेट। एसेट, और कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब क्या बढ़ेगा? इक्विटी। इक्विटी। तो फिर ये 5 था और ये 20,000 है, तो 20,000 को इन लाख में ट्रांसफर करोगे तो 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बढ़ के 5.20 हो गया, यहाँ पर 2 जैसा है वैसा रहेगा, और ये हो जाएगा 3.20, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद है अर्नड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो इन इन्वेस्टमेंट से 8,000 रुपए आया है, तो इसका क्या होगा? अर्नड इनकम, पहले एंट्री सोच लो तो ही सही जाएगा। इन्वेस्टमेंट से अर्निंग हुआ है 8,000 का, 8,000 मतलब 0.8,
8,000 है कि 800? 8,000 है। ये 20,000 था तो 0.2 हुआ था। 8,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करने से शायद 0.08 चेक 0.08 हो रहा है कि नहीं। वो 20,000 था, ठीक है, इसीलिए 0.2 आया था। नहीं समझ में आया क्या मेरे? हम ये बोल रहे हैं 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करने से आता है 0.2, और 8,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करने से आता है 0.08। तो ये 0.08 का ट्रांजैक्शन है। हाँ बोलो, इन्वेस्टमेंट से अर्निंग हुआ है तो कहाँ कहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा, एसेट लायबिलिटी इक्विटी में क्या इम्पैक्ट आए? एंट्री बोल दो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग का। एंट्री भी नहीं बोलोगे? अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो पैसा आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट से 8,000 रुपए का अर्निंग हुआ है तो क्या एंट्री होगा? कुछ तो बोलो, गलत सही जो भी बोलना कैश टू इन्वेस्टमेंट। बोल सकते हो। कैश टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो कैश आने से एसेट कहाँ बढ़ेगा। चेंजेस हो? तो फिर कितने से बढ़ेगा? पॉइंट ये वाला 0.08, तो 5.20 प्लस 0.08 कितना हो जाएगा? 5.28। 5.28 कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो लाइबिलिटी में तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो अब ये मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, तो ये इनकम कहाँ पर चला जाएगा? कैश टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इनकम, कैश टू इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो अब ये इनकम कहाँ चला जाता है? इक्विटी हाँ कैपिटल में। मतलब पीएल में जाता है। पीएल में जाता है, फिर वो पीएल कैपिटल में जाता है यानी इक्विटी में जाता है, तो फिर कहाँ इंपैक्ट आएगा? इक्विटी हाँ तो फिर इक्विटी कितना हो जाएगा? 0.08 ऐड करके बता दो। 3.28। 3.28। 3.28, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। A liability of 31,000 was finally settled on payment of 30,000, तो 31,000 का लाइबिलिटी 30,000 में सेटल होने वाला है, तो सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी बोलो क्या एंट्री होगा? पहले अमाउंट निकाल लो। सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमारा पे ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो पहले एंट्री सोचो, अमाउंट तो बताएंगे तो तुम लोग कर ही लोगे। तो ये देखो 31,000 का लाइबिलिटी था, 30,000 से सेटल हो रहा है, ऐसा है, ठीक है, तो एंट्री सोच के मुझे बोलो क्या होगा? लाइबिलिटी टू पीएल टू कैश। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीएल टू कैश, हाँ सही है। कितना कितना होगा लाइबिलिटी? 31,000, 1,000 और 30,000। हाँ टू कैश हो जाएगा 30,000, और टू पीएल क्योंकि हमारे लिए बेनिफिट है, मतलब ये डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट पीएल में जाता है, तो हम लोग अभी इसको डिस्काउंट लिख सकते हैं ना, तो डिस्काउंट रिसिव्ड हो गया 1,000, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर वो डिस्काउंट पीएल में जाता है, लेकिन एंट्री में तो डिस्काउंट रिसिप्ट लिखते हैं। तो अब लाइबिलिटी डेबिट हो रहा है तो फिर इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? 31,000 मतलब 0.31 होगा। लाइबिलिटी 0.3 तक ही कम है। हाँ तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा, तो उतने से कम करके बोलो कितना हो रहा है? 2 लाख का है, 2 लाख से 31,000 कम हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 0.31, 1.69। 1.69 हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला इम्पैक्ट हम लोगों ने दिखा दिया। अब ये सोचो टू कैश, तो फिर और इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? एसेट कम है। एसेट कम हो जाएगा, तो कम कर दो 5.28 से, वो 0.30 कम करना है इसमें। 4.98।
4.98, ठीक है। और डिस्काउंट रिसिप्ट किया तो फिर प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर वो कैपिटल में जाएगा तो फिर कैपिटल भी बढ़ेगा। तो कितने से? 1,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख मतलब 0.01, 0.01 से ये बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 3.29। 3.29 हो गया। इस तरीके से हो गया। तो एंट्री कर लोगे तो समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ 3.29, हाँ ठीक हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद ये एग्जाम्पल भी इसी पे बेस्ड है। एग्जाम्पल 4, कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल 3 गिवन अर्लियर, सपोज द ट्रेडर हैड द फॉलोइंग फर्दर ट्रांजैक्शन, और ये 3 ट्रांजैक्शन होगा। तो यहाँ से एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसी में हम कर देते हैं अलग से और नहीं दिखाएंगे। इन्होंने 3.29 तक फिर से करके दिखाया है, ये देखो ये हम लोग और क्यों करें, ठीक है। वेजेस पेड, तो वेजेस पेड का एंट्री सोचो क्या होता है? वेजेस टू कैश। वेजेस टू कैश, ठीक है। तो फिर वेजेस टू कैश, तो बोलो क्या इम्पैक्ट कहाँ होगा? ये लिख लिया मैंने, वेजेस टू कैश 2000 मतलब 0.02। कैश का इम्पैक्ट बता दो, बाकी हम बताते, तुम लोग बताते जाना, समझ जाओगे। एसेट से माइनस 0.02 हाँ, करेंगे। एसेट से माइनस तो कितना हो जाएगा? 4.98। कितना होगा माइनस करने से? 4.96। 4.96, ठीक है। अच्छा, अब बोलो ये वेजेस कहाँ लिखते हो? फाइनल अकाउंट सोचो, वेजेस कहाँ लिखते हो? पीएल में। ट्रेडिंग में लिखते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग पीएल जो भी बोलो ट्रेडिंग में लिखते हैं, या ट्रेडिंग पीएल मानते हैं तो वहां लिखते हैं। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? नेट प्रॉफिट में, क्योंकि अगर ट्रेडिंग देखोगे तो जीपी में आता है, जीपी से ही तो नेट प्रॉफिट बोल बनता है। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाके लग जाता है? कैपिटल में। तो यहाँ हमारा कैपिटल बोलने से क्या है? इक्विटी। तो वेजेस पे करने से मेरा कैपिटल क्या होगा? मतलब प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा? खर्चा है, तो खर्चा करने से नेट प्रॉफिट क्या दिखेगा? कम। कम। तो इसका इम्पैक्ट इक्विटी में माइनस फॉर्म में आना चाहिए ना, तो फिर कितना हो जाएगा? प्रॉफिट से ही तो पे करेंगे, तो फिर ये मेरा कम होगा ना, तो फिर कितना हो जाएगा? कम करो। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ये 0.02 से इसे कम करो। 3.27। हम्म हो गया वेजेस पेड वाला। रेंट आउटस्टैंडिंग 1000, इसका एंट्री बोलो। रेंट आउटस्टैंडिंग 1000, 1000 मतलब 0.01, एंट्री बोलो पहले। रेंट पे होने से क्या एंट्री होता है? तुम लोग 11 का एंट्री भूल जाने से होगा, बोलो रेंट पे करने से क्या एंट्री होता है? रेंट टू कैश। हम्म तो अब पे नहीं कर रहे हैं तो फिर टू कैश तो नहीं होगा फिर। रेंट तो रेंट होगा ही ना, क्योंकि रेंट ही पे कर रहे हैं तो रेंट होगा, बट पे नहीं कर रहे हैं, बाकी रख रहे हैं, तो क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। हाँ, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। अब ये था मेरा 1000 शायद। हाँ, तो 0.01, तो बोलो ये रेंट डेबिट हुआ है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? जैसे वेजेस समझा है वैसे ही समझ के बोलना है। रेंट का इम्पैक्ट कहाँ आएगा? सीधा नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट कहाँ पर जाएगा? इक्विटी में जुड़ेगा, अभी तो बताया वेजेस वैसा ही तो। बोलो कहाँ इम्पैक्ट आएगा? अभी तो वेजेस बोला, वेजेस और ये वेजेस डेबिट और रेंट डेबिट दोनों का इम्पैक्ट तो सेम होगा ना, फर्क क्या है? इक्विटी कुंबे 0.01। मतलब कितना हो जाएगा? 3.26। ठीक है, ये रेंट का हो गया इम्पैक्ट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये रिकॉर्ड करने का मतलब तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो एसेट एज इट इज रहेगा। पे तो नहीं कर रहे हैं ना, पे करते तब ना एसेट में कोई इम्पैक्ट आता, तो फिर लाइबिलिटी क्या हो रहा है? 0.01 से कम होगा। कम कैसे होगा? लाइबिलिटी तो बढ़ रहा है। अगर मैंने अपना रेंट बढ़ेगा। टाइम पे नहीं किया और बाकी रखा तो बढ़ेगा ना, तो फिर कितना हो जाएगा? 0.01, 1.70। 1.70। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स 4000, 4000 का मतलब 0.01
04 शायद, ठीक है। तो ड्राइंग्स का एंट्री क्या होता है बोलो। ड्राइंग्स टू कैश। हम्म, ड्रॉइंग्स टू कैश, ठीक है। अब टू कैश होगा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा। अच्छा, वैल्यू कितना आ रहा है, 1000, 4000 मतलब 0.04, ठीक है। तो टू कैश का पहले बता दो, ये आसानी से बता सकते हो इसीलिए पूछ रहे हैं। एसेट कोम्बे। हाँ, तो फिर कितना होगा, हाँ एसेट को कत হবে बोलो। 4.92। 4.92, ठीक है, ये हो गया, ये वाला हम लोगों ने सोच लिया। अब ड्रॉइंग्स डेबिट होता है तो कहाँ इम्पैक्ट आता है। तीन। कैपिटल में। कैपिटल में, तो कितना आ जाएगा। कैपिटल कम होगा ना ड्राइंग्स होने से, तो माइनस करके बोलो कितना आएगा। 3.22। 3.22, ये ऐसे ही रह जाए। बोलो, समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, एग्जाम्पल 4 हो गया। एग्जाम्पल 5, इसमें क्या बोला है पढ़ के देखते हैं। देखो बोल रहा है, मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स परचेज्ड ए मशीन ऑन 1 Jan फॉर 7 लाख एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जिस कॉस्ट में हम लोगों ने एक्वायर किया था वो दिखाते हैं जब। ही हैज टू रिकॉर्ड इट एट 7 लाख, दैट इज द एक्विजिशन प्राइस। तो 7 लाख में खरीदा, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड अगर फॉलो करेंगे तो 7 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोल रहा है कि जिस प्राइस में खरीदे उस प्राइस में रिकॉर्ड करो, अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हो। फिर बोल रहा है एज ऑन 11/2026, मतलब ये इतने में खरीदा गया था इस साल में। इस साल में क्या हुआ है, मिस्टर एक्स फाउंड दैट इट वुड कॉस्ट 25 लाख टू परचेज दैट मशीन। बोल रहा है अगर यही वाला मशीन हम फ्यूचर में खरीदने जाए तो ये मतलब अब अगर खरीदने जा रहे हैं, मतलब 20x1 में खरीदा था तब मशीन 7 लाख का आया। 20x6 में यही मशीन अगर खरीदने जाएंगे तो ये 25 लाख का होगा। मिस्टर एक्स ऑल्सो टूक लोन फ्रॉम बैंक एज ऑन 20x1 फॉर 5 लाख। यहाँ पर इन्होंने एक लोन भी ले रखा था 5 लाख का एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, रिपेबल एट द एंड ऑफ 15th ईयर टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो ये मतलब टर्म लोन जैसा था कि 15 साल बाद, 15th ईयर टुगेदर विद इन, 15 साल बाद, 15 साल बाद ये लोन का इंटरेस्ट के साथ लोन का अमाउंट प्लस 18% पर एनम इंटरेस्ट करके जितना हो रहा है इसके हिसाब से रीपे इनको करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आंसर क्या दिया है, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसा कुछ बोला नहीं, तो ये पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या रूल्स को हमें बताना चाह रहा है। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट द लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट 5 लाख। बोल रहे लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारे बैलेंस शीट में जब हम लोग लोन बोल के रिकॉर्ड करेंगे तो कितने का दिखाएंगे, 5 लाख का दिखाएंगे एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशन एंड एसेट इज रिकॉर्डेड एट 7 लाख। तो एसेट तो 7 लाख पे रिकॉर्ड होगा और लाइबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड होगा, 5 लाख, ठीक है। ये कौन सा अमाउंट है, लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड एट 5 लाख एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशंस एंड एसेट। अच्छा, तो मतलब सिंपल बात है। देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हमारा जो एसेट परचेज होता है वो अपने एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, और लाइबिलिटी जो है वो हमेशा अपने जो ऑब्लिगेशन है वो हमारे प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। तो ये 5 लाख हो गया, ठीक है। ये देखो एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशन, liabilities recorded at 5 lakh at the amount of proceeds। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशन, इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन के बदले हमें जो अमाउंट जो पे करना पड़ेगा, प्रोसीड्स जो होगा, ठीक है। तो ये 5 लाख, ठीक है। तो देखो अब इंटरेस्ट के साथ भले ही हमें 15 साल बाद पे करना पड़े, लेकिन अभी हमारा लाइबिलिटी लोन बोल के कितने में रिकॉर्ड होगा, 5 लाख में होगा। जब पे करेंगे तब वो दिखाएंगे कि इतना हम लोगों ने लोन के लिए पे किया है, क्योंकि इंटरेस्ट तो अभी ईयरली पे नहीं कर रहे हैं कि हर साल का इंटरेस्ट को भी रिकॉर्ड करेंगे। वो एक बार 15 साल में जो करना है वो करेंगे, ठीक है, 15th ईयर टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो तब होगा, अभी तो लोन बोल के हम लोग 5 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एग्जाम्पल 5 हमें यही बोल रहा था। फिर एग्जाम्पल 6 देखो, इसमें क्या बोला है। एग्जाम्पल 6 में बोला है
कि अ मशीन वाज एक्वायर्ड फॉर $10,000 ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस, मतलब हम लोग $10,000 का मशीन खरीद लिए जो कि धीरे धीरे पे करने से होगा, डेफर्ड पेमेंट बेसिस। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 49 पर डॉलर। तो बोल रहा है कि जिस दिन हम लोगों ने ये मशीन खरीदा था एक्विजिशन डेट पे, उस दिन $1 चल रहा था 49 रुपीज। तो इंडियन रुपीज में कितने रुपए का मशीन खरीदा हम लोगों ने? $1.49, हम लोगों ने $10,000 का मशीन खरीदा, तो कितने रुपए का मशीन खरीदा? 4,90,000। 4,90,000, ठीक है। अच्छा, द पेमेंट आर टू बी मेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ 10% इंटरेस्ट पर ईयर। बोल रहा है कि जो हमें पेमेंट करना है, ये जो बोला है ना डेफर्ड पेमेंट करेंगे, तो बोल रहा है कैसे करना है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के साथ करना है, लेकिन इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर मशीन इन इंडिया 5 लाख। तो जो मुझे 4,90,000 में मिला वो इंडिया में 5 लाख का मिलेगा। करेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन कितना हो जाएगा? तो करेंट कॉस्ट कैसे निकालते वो बोल रहे हैं। तो करेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? करेंट कॉस्ट का मतलब अगर हम लोग सिमिलर चीज मार्केट में खरीदने जाए आज, तो जितने का मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं करेंट प्राइस, ठीक है। ये तो कैसे करके दिखाना चाहिए, करेंट कॉस्ट यहाँ पर लिखा हुआ होगा। करेंट कॉस्ट, ठीक है। एसेट आर कैरीड एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट वुड हैव टू बी पेड इफ द सेम और एन इक्विवेलेंट एसेट इज एक्वायर्ड। तो यही सेम मशीन खरीदने जाएंगे तो 5 लाख का मिलेगा। तो अगर कोई पूछे कि करेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो आज अगर इस मशीन को लेने जाए, क्योंकि 4,90,000 में तो ले लिया है, तो वो मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब सेम ऐसा चीज अगर कहीं और खरीदने जाए तो कितने का मिलेगा? 5 लाख का। तो करेंट मार्केट प्राइस हो गया हम लोग का 5 लाख। तो करेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि एसेट्स को अगर हम लोग सिमिलर प्राइस में, सॉरी, सिमिलर एसेट या उस टाइप का या फिर वही एसेट को और खरीदने जाते हैं तो कितना आज पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं करेंट कॉस्ट, ठीक है। बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन द मशीन वुड हैव बीन रिकॉर्डेड एट 4,90,000। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में जाओ तो 4,90,000 का रिकॉर्ड करेंगे, और अगर करेंट कॉस्ट प्राइस मेथड में जाए तो मशीन को 5 लाख का रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये हो गया, जिस मेथड में फॉलो करेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। टू सेटल द डेफर्ड पेमेंट ऑन करेंट डेट ऑन वन मस्ट बाई डॉलर एट 49 पर डॉलर, द लाइबिलिटी इज देयर फॉर रिकॉग्नाइज्ड 4,90,000। जो मैंने बोला कि अगर डेफर्ड पेमेंट वाला ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं तो भी हम लोगों को अपना मशीन कितने में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 4,90,000 में, क्योंकि $10,000 49 करके $1 था, तो 4,90,000 का हम लोगों ने ये खरीदा था। नोट दैट द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो बोल रहा है कि लाइबिलिटी को कभी भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन करेंट कॉस्ट कन्वेंशन लाइबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अनडिस्काउंटेड अमाउंट। क्योंकि प्रेजेंट कॉस्ट कन्वेंशन जो सिस्टम है उसमें हम लोग लाइबिलिटी को अनडिस्काउंटेड अमाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया है, लाइबिलिटीज आर कैरिड एट द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट टू सेटल द ऑब्लिगेशन करेंटली, ठीक है। तो अगर मुझे 4,90,000 का मैंने मशीन लिया है, तो फिर 4,90,000 ही मेरा रिकॉग्नाइज्ड होगा। नोट दैट द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड इज नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट तो मेरा विथ इंटरेस्ट जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और लिखेंगे कि भाई मुझे इतना पे करना है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि लाइबिलिटी कभी भी लाइबिलिटी कभी भी डिस्काउंटेड अमाउंट पे रिकॉर्ड नहीं होता है, हमेशा अनडिस्काउंटेड अमाउंट पे रिकॉर्ड होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये 4,90,000 तो मुझे डेफर्ड पेमेंट करने को मिलेगा 5 बार में, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऐसे करके हम लोग पेमेंट करेंगे। अब हम लोग तो ऐसे बोल ही सकते कि मुझे इतना पे करना है, फिर नेक्स्ट ईयर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ये सब का हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे कि मेरा जो लाइबिलिटी है मशीन के लिए वो कितने का है, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर देंगे। बट लाइबिलिटी ऐसे रिकॉर्ड नहीं होता है। मैंने मशीन कितने का खरीदा? 4,90,000 का, तो बस बात खत्म, उतने का ही वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी कभी भी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। ये चीज बोला है। अच्छा, फिर इसके बाद एग्जाम्पल 7 देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। एग्जाम्पल 7 में बोला है कैरिंग अमाउंट ऑफ एन मशीन। कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में वो जितने का दिख रहा है 40,000। ये कौन से मेथड से बोल रहा है? हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, बाकी डेप्रिसिएशन जैसे अप्लाई हो रहा है वो किया गया है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 10,000
नेट कैश फ्लो, ये मशीन जो है 10,000 का नेट कैश फ्लो जनरेट करके दे सकती है। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू और नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन ऑन करेंट डेट इज 35,000। अगर आज इस मशीन को बेच दे तो हमें 35,000 मिलेगा। द एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड अर्निंग रेट इज 10% पर ईयर, और ये ऑर्गेनाइजेशन का जो अर्निंग रेट है वो है 10% पर ईयर। द एंटरप्राइज कैन आइदर यूज द मशीन टू अर्न 10,000 फॉर 5 years। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 फॉर 5 years एट डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10% ऑन करेंट डेट। The value realized by the use of the asset is called value in use. The value in use is the value of asset by present value convention. Value in use, net selling price। अच्छा देखो, ये जो है बेसिकली फाउंडेशन का जो वो था ना, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, उसी के तरह ही दिया हुआ है, मतलब उसी के कंसेप्ट में है। देखो, सबसे पहला बात है कि मशीन का बुक वैल्यू है 40,000, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में है, ठीक है। और मशीन 10,000 रुपए का नेट कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट करके देगा। और मशीन को अगर आज बेच देते हैं तो मुझे 35,000 मिलेगा, और इनका डिस्काउंटिंग रेट चल रहा है 10%। ये चार इंफॉर्मेशन गिवन है। एंटरप्राइज कैन आइदर यूज द मशीन टू अर्न 10,000 फॉर 5 year। ये 10,000 कितने समय तक दिखेगा? 5 साल के लिए, मतलब इनका फ्यूचर अर्निंग 10,000, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 10,000, 10,000, 10,000 करके इनका फ्यूचर में जो है कैश फ्लो दिखेगा। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ रिसीविंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 फॉर 5 years एट डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10% ऑन करेंट डेट। अब इसे क्या करना चाहिए? इसे हमें इसका जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगा, ये 5 जो 10,000 रुपए का है, ये जो 5-10,000 रुपए हमें रिसीव होंगे उसे 10% डिस्काउंट रेट पे निकालेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो है फ्यूचर इनकम वो मिल जाएगा, ठीक है। द वैल्यू रियलाइज्ड बाय यूज ऑफ द एसेट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। मतलब जो पैसा हमें एसेट यूज करके मिलेगा उसको लैंग्वेज में बोलते हैं वैल्यू इन यूज। ये तुम लोग लीज वाले AS19 में भी देखे होंगे। द वैल्यू इन यूज इज द वैल्यू ऑफ एसेट बाय प्रेजेंट वैल्यू कन्वेंशन। मतलब ये 10,000 रुपए करके जो 5 बार में मुझे मिलेगा वो सारे 10,000 का इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ये 37,900। वैसे 10,000 करके 5 बार तो 50,000 होता है, लेकिन इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो 37,900 हुआ। मतलब मशीन खरीदने के बाद उससे जो बेनिफिट मिलेगा 5 साल का, उसका आज का वैल्यू है 37,900। और मशीन को अगर हम आज बेच देते हैं तो मुझे 35,000 रुपीज मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मशीन यूज करना चाहिए कि बेचना चाहिए? ऑब्वियसली यूज करना चाहिए। यूज करने से मुझे ज्यादा बेनिफिट है। ये तो तुम लोग AS19 में देखे ही हो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट इज 37,900 विच इज कॉल्ड इट्स रिकवरेबल वैल्यू। इट इज, ये रिकवरेबल वैल्यू याद करो, वो भी था, ठीक है, रिकवरेबल वैल्यू। It is obviously not appropriate to carry any asset at value higher than its recoverable value। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि इसका जो रिकवरेबल वैल्यू है, ठीक है, रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे हम लोग अपने एसेट को नहीं दिखा सकते। दस द एसेट इज करेंटली ओवर स्टेटेड बाई 2,100। मतलब ये कब बोल रहा है? देखो, मतलब मुझे मेरे एसेट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने में दिखाना चाहिए? मेरा एसेट तो 40,000 इसका बुक वैल्यू था, ये डिप्रिशिएशन लेस करने के बाद ही आया हुआ है, ठीक है। और मेरा वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, ये दोनों में विच एवर इज हम लोग को क्या लेना पड़ता है? हमें लेना पड़ता है विच एवर इज जो है हायर, ठीक है, वो हम लोग का होता है रिकवरेबल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया 37,900, अगर AS19 याद आ रहा है तो। अब हम बोल रहे हैं मेरा मार्केट में रिकवरेबल वैल्यू है एसेट का 37,900। अब विच एवर इज हायर करने से रिकवरेबल वैल्यू निकल के आया 37,900, और मेरा एसेट का बुक वैल्यू है 40,000। तो हम लोगों को ये बोला जाता है कि देखो, कोई भी एसेट अपने रिकवरेबल वैल्यू से तो ज्यादा में नहीं दिख सकता है। हम बोल रहे हैं मेरा ये चीज इतने का बिकेगा और इसका कॉस्ट हम इतना बोल रहे हैं, तो फिर मुझे जितना में बिकेगा वही दिखाना पड़ेगा ना। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो मुझे 37,900 में दिखाना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट इज 37,900। प्रेजेंट वैल्यू अगर पूछा जाए, इसको रिकवरेबल वैल्यू बोलते हैं। और ये अप्रोप्रिएट भी नहीं है कि हम लोग किसी एसेट को उसके रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा में दिखाई, यानी 40,000 में अगर दिखाएंगे तो रिकवरेबल वैल्यू से 2,100 ज्यादा दिखा देंगे, तो वो तो नहीं दिखा सकते। इसीलिए रिकॉर्ड हमें 37,900 में ही करना पड़ेगा, और इसीलिए बोला जा रहा है कि मशीन 2,100 रुपए से ओवर स्टेटेड है। ये बिल्कुल वो AS19 जैसा ही पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमें वैल्यू इन यूज निकाल के सारा चीज दे ही दिया, बिकॉज एग्जांपल है कि भाई मशीन को यूज करके 37,900 मिलेगा, आज बेच देंगे तो 35,000 मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मशीन यूज करना चाहिए। तो मेरा रिकवरेबल वैल्यू इन दैट केस विच एवर इज हायर आता है, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, तो 37,900। और ये हायर लेने का जो लॉजिक है वो यही है कि यहाँ पर हमेशा ही अगर देखोगे चेक करके कि कौन सा बेटर है, तो ऑब्वियसली
मेरा अगर बेच के ज्यादा आएगा तो वो बेटर है, यूज करके ज्यादा आएगा तो वो बेटर है, इसलिए व्हिच एवर इज हायर वाला कंसेप्ट लिया गया था। तो 37,900 है। अब एसेट का फिर बुक वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब एसेट को कैसे रिकॉर्ड करें, 40,000 या 37,900, क्योंकि रिकवरेबल वैल्यू 37,900, कैरिंग अमाउंट 40,000। अब कोई चीज अपने रिकवरेबल वैल्यू से थोड़ी ना ज्यादा हो सकता है, तो वो 2,100 से ओवर स्टेटेड है तो उतने से हमें कम कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल 7। अच्छा, एग्जाम्पल 8 इसमें आते हैं। इसमें देखो क्या बोला है। इसमें बोल रहा है कि ए ट्रेडर commenced business on 1/1/2001 with 12,000 represented by 6,000 यूनिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट एट 2 पर यूनिट। तो किसी ने 6,000 प्रोडक्ट खरीदा है एट द रेट ऑफ 2 करके, तो 12,000 का चीज खरीदा है। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड दीज यूनिट्स एट 3 पर यूनिट एंड विदड्रॉन 6,000। और इसने ये 6,000 जो है प्रोडक्ट, ये 3 रुपए करके 18,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 6,000। ठीक है, और ये 6,000 विदड्रॉ कर लिया। तो ओपनिंग इक्विटी 12,000, कितना कैपिटल लगा है बिजनेस में, 12,000। ठीक है, कैसे करके, इस तरीके से। क्लोजिंग इक्विटी वो भी हम लोग का कितना हो जाएगा, अगर हम लोग अपने बिजनेस का प्रॉफिट विदड्रॉन कर लेंगे 6,000, जो कि बोला है 6,000 ही प्रॉफिट हुआ था, 6,000 ही विदड्रॉन कर रहे हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना बचेगा, 12,000 ही बचेगा। तो रिटेन्ड प्रॉफिट कितना हो गया, तो प्रॉफिट तो कुछ रिटेन कर नहीं रहे, विदड्रॉन कर रहे हैं, प्रॉफिट जो आया उसे विदड्रॉन कर रहे हैं, रिटेन तो कर नहीं रहे, प्रॉफिट मेरा 0 हो जाएगा। द ट्रेडर कैन स्टार्ट ईयर 2002, अब नेक्स्ट ईयर में उसका परचेज कितना हो सकता है, 6,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट, वंस अगेन फॉर सेलिंग देम 3 पर यूनिट। द होल प्रोसेस कैन रिपीट एंडलेसली इफ देयर इज नो चेंज इन परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बोल रहा है ये मेथड तभी हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं, मतलब सेम तरीके से सालों साल ये प्रोसेस चला सकते हैं, अगर ऐसा हो कि ना तो परचेजिंग प्राइस में कोई चेंजेस हो रहा है ये प्रोडक्ट का, ना तो सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस हो रहा है। ठीक है, स्पेशली परचेजिंग प्राइस, अगर परचेजिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो ही हम लोग ये वाला चीज फॉलो कर सकते हैं, अगर परचेसिंग पावर में चेंज हो जाए तो फिर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखना। ठीक है, तो ये जो मेथड है ना, इसको एक्चुअली बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो कैपिटल है वो फिर उसी वैल्यू में दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको, अगर मैंने जो फॉर्मेट दिखाया उसके हिसाब से अगर हम इसको अरेंज करके दिखाए तो ये देखो ऐसे बनेगा। नीचे किया हुआ है तो वहां पर भी हम दिखा देंगे। हम यहाँ से एक बार, मेरे हिसाब से ये जो अभी सिखाया ना मैंने, ये क्लोजिंग कैपिटल उसके बेसिस पे। तो ये देखो एग्जाम्पल 8 यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल और इंट्रोडक्शन। ओपनिंग कैपिटल तो कुछ है नहीं, ये सॉरी, इंट्रोडक्शन तो कुछ है नहीं। ओपनिंग कैपिटल टू 12,000। अच्छा, और रिटेन प्रॉफिट भी 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओपनिंग 12,000 था, क्लोजिंग कैपिटल भी 12,000 ही हो जा रहा है, क्योंकि ये लोग तो जो है प्रॉफिट को विदड्रॉन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर कैपिटल में देखो, इसका मतलब इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है ना, मतलब जैसा था वैसा ही है कैपिटल का वैल्यू। अब इसको कैसे प्रेजेंट किया है ये देखो, इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया हम दिखा देते। अच्छा, ये फिर कौन सा मेथड निकल के आया, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, क्योंकि कैपिटल को जिस कॉस्ट में हम लोग सोच रहे थे उसी में हुआ। ये ओपनिंग कैपिटल कितना था, 6,000 यूनिट खरीदा था एट द रेट ऑफ 2 करके। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ क्या हुआ। ये शायद इस क्वेश्चन पे किया हुआ है, हाँ इस पे इन्होंने कर रखा है, बाकी ये सेम ही है। ठीक है, एक ही बात है। तो ये हम लोग का हो जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे दिखाया है, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, ये। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला, एग्जाम्पल 9। यहाँ पर बोला है कि
इसको पढ़ते हैं। इन प्रीवियस एग्जाम्पल इट सपोज दैट द एवरेज प्राइस इंडिसेस एट द बिगिनिंग एंड एट द ईयर एंड ऑफ द ईयर इतना इतना, मतलब प्राइस इंडेक्स जो है वो कुछ इतना है, ठीक है, और एवरेज है, बिगिनिंग में इतना, क्लोजिंग में इतना, ओपनिंग इक्विटी इतना इतना, इतना सारा चीज खरीदा गया है 2 रुपए करके, तो इतना कैपिटल बिजनेस में लगाया गया है। ओपनिंग इक्विटी एट क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस में ओपनिंग इक्विटी का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि हमें एवरेज लगाना है। तो 12,000 स्टार्टिंग में था, ठीक है, तो क्लोजिंग जो है ये कितना है, इंडेसेस 120 और ओपनिंग में 100, तो अगर हम लोग उस तरीके से जाए तो 12,000 इक्विवेलेंट टू 100 हुआ, 120 कितना हो जाएगा, तो 14,400। तो अगर 14,400 हो जा रहा है ड्यू टू प्राइस इंडेक्स, तो इसका मतलब अब वो 6,000 यूनिट हमें 2 रुपए में नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब ये इसका वैल्यू इतना हो जा रहा है क्योंकि प्राइस इंडेक्स चेंज हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन वगैरह मान के चलो, ठीक है। तो जो चीज मुझे 12,000 में मिलता है वो अगर 14,400 में लेना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे 6,000 यूनिट कितना करके मिलेगा, तो डिवाइड करने से ही पता चलेगा। देखो डिवाइड करके कितना आएगा, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 2.4, कहाँ चला गया, ये रहा। तो मतलब अब मुझे अगर 6,000 यूनिट खरीदना है तो मुझे 2.4 करके खरीदना पड़ेगा। क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग इक्विटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, 18,000। 18,000 क्यों, क्योंकि 6,000 यूनिट कितने में बेचता है, 3 रुपए करके, वो एग्जाम्पल 8 जैसा ही है ना, तो 18,000 सेलिंग प्राइस, ठीक है, और उसमें माइनस हो रहा है 6,000 जो कि ड्रॉ कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेड एंटायरली बाय कैश 12,000। क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग प्राइस कितना दिखेगा, रिटेन प्रॉफिट हो जाएगा 2,400, नेगेटिव में दिखेगा। मतलब देखो यहाँ पर पहला बात है कि हम लोगों ने 6,000 2 रुपए में खरीदा था जब प्राइस इंडेक्स 100 चल रहा था। अगर प्राइस इंडेक्स एंड में 120 हो जाएगा तो मेरा मुझे 14,400 चाहिए होगा, ये 12,000 के बदले, ताकि हम नेक्स्ट फिर 6,000 यूनिट खरीद पाए, ठीक है, तो फिर मुझे 2.40 करके चाहिए। तो क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग प्राइस फिर कितना होना चाहिए, तो देखो मैंने 6,000 यूनिट बेच दिया एट द रेट ऑफ 3 करके 18,000 में, ठीक है। अब बेच बेच के मेरा प्रॉफिट कितना है, मैंने 2 रुपए करके खरीदा था, 3 रुपए करके बेचा, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 6,000 इंटू 1, 6,000 रुपए। अब ये वाला हम विदड्रॉ करना चाहते हैं प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट अगर विदड्रॉ करना चाहेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल कितना रह जाएगा, तो देखो मैंने 18,000 में बेचा जिसमें मेरा 6,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट अगर विदड्रॉल कर लेंगे तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल 12,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नेक्स्ट ईयर 14,400 का कैपिटल चाहिए ताकि हम बिजनेस को आगे चला सके। तो अगर मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल 12,000 बचेगा और मुझे 14,400 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या आया, नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, मतलब मैंने 2,400 नेगेटिव, मतलब मेरा रिटेन्ड प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में दिख रहा है। जैसे उसमें दिखा था 12,000, नेक्स्ट ईयर भी 12,000 से ही खरीदना पड़ेगा अगर, तो 12,000 का चीज 18,000 में बेचा, 6,000 का प्रॉफिट, 6,000 विदड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब रिटेन प्रॉफिट 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो हम लोग का अगर 6,000 हम लोग जो है विदड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, 18,000 में बेचा, तो फिर मेरा यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि क्लोजिंग इक्विटी इतना, ठीक है। लेकिन मुझे तो 14,400, अगर 14,400 नहीं होकर अगर 12,000 रखना होता तो ये भी नील दिखता, ठीक है, तो ये दिखाने का एक सिस्टम है, ठीक है, और कुछ नहीं, कि ये 18,000 माइनस 6,000 करके 12,000 दिखा है। अगर हम लोग वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले को भी ऐसे दिखाते कि 18,000 में बेचा, 6,000 का प्रॉफिट कमाए, 6,000 विड्रॉल किया, तो 12,000 रह जाएगा। लेकिन 12,000 ये नेक्स्ट ईयर हम लोग अगर 12,000 का ही कैपिटल यूज करेंगे तो 12,000 का कैपिटल 12,000 बन गया, बिकॉज हम लोगों ने प्रॉफिट को विदड्रॉल कर लिया, तो फिर मेरा नील हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे करके प्रेजेंट कर रहे हैं कि 12,000 का जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आया, ये उसमें से मुझे 14,400 अगर फ्यूचर में चाहिए, तो मेरा रिटेन प्रॉफिट कितना आएगा, नेगेटिव 2,400। द नेगेटिव रिटेन प्रॉफिट इंडिकेट्स दैट ट्रेडर हैज फेल्ड टू मेंटेन हिज कैपिटल, तो वो था ना कैपिटल मेंटेनेंस, तो ये कैपिटल मेंटेन करने में केपेबल नहीं है, इससे ये पता चलता है। द अवेलेबल फंड ऑफ 12,000 इज नॉट सफिशिएंट टू बाई 6,000, तो इनके पास 12,000 तो है बट ये एनफ नहीं है 6,000 यूनिट को खरीदने के लिए, क्योंकि प्राइस 2.40 हो चुका है। इनफैक्ट ही शुड हैव रेस्ट्रिक्टेड हिज ड्रॉइंग्स टू इतना, ठीक है, उसको अपना ड्रॉइंग्स कितना रिस्ट्रिक्टेड, मतलब पूरा 6,000 ड्रॉ करने से नहीं चलेगा, सिर्फ 3,600 ड्रॉ करना चाहिए, ताकि
12,000 के साथ साथ और 2,400 का अमाउंट बिजनेस में रह जाए तो फिर 14,400 का अमाउंट रह जाए, जो कि ये खरीदने के लिए केपेबल हो जाएगा। 14,400 रहने से हम लोग 6,000 यूनिट फिर आगे जाके खरीद सकते हैं। Had the trader withdrawn 3,600 instead of 6,000, he would have left with 14,400। तो अगर वो ड्रॉइंग्स अपना थोड़ा कम कर लेता है, कितना अमाउंट से, 14,400 पूरा करने के लिए जितना चाहिए, ठीक है, तो फिर अगर वो ड्राइंग्स जो है वो 3,600 करता है 6,000 के जगह, तो फंड जो है वो 6,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.40 करके फंड का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये वाला इलास्ट्रेशन 2, जहां पर ये तीनों चीजों को दिखाया गया है। इलास्ट्रेशन 2 में क्या बोला है, बोल रहा है ट्रेडर कमेंस बिजनेस on this one with 12,000 represented by 6,000 यूनिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट एट 2 पर यूनिट। वही सेम क्वेश्चन को यहाँ पर दे दिया है एज अ क्वेश्चन फॉर्म में। ड्यूरिंग द ईयर ही शुड he sold these units at 3 per unit and had withdrawn 6,000। let us assume that the price of the product at the end of the year 2.50। बोल रहा है कि जो 2 रुपए में मिल रहा था नेक्स्ट ईयर वो 2.5 करके मिलेगा। इन अदर वर्ड्स द स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स जो है वो प्रोडक्ट का 125 हो जाएगा। तो जो पहले प्रोडक्ट का प्राइस 100 प्राइस इंडेक्स पे था वो अब 125 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग जो चीज 12,000 में खरीद रहे थे 6,000 इंटू 2 करके, वही खरीदने के लिए हमें अब 15,000 चाहिए, क्योंकि हमारा प्राइस इंडेक्स 125 हो गया है। ठीक है, तो करेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग कैश इतना हो जाएगा। मतलब कितना पैसा रखना पड़ेगा ताकि हम लोग बिजनेस को आगे कर सके। अब यहाँ पर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल मेंटेनेंस अंडर ऑल द थ्री बेसिस। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट परचेजिंग पावर एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो चलो ये करके देखते हैं। तो ये करोगे तो वही हो जाएगा, बस यहाँ पर जो है इंडेक्स थोड़ा सा अलग दे दिया है, रेट और कुछ नहीं। जो एग्जाम्पल 8 9 किया वही वैसा ही है। तो इलास्ट्रेशन 2, यहाँ पर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जैसा पहले परचेस कर रहे थे, जितना कैपिटल लगाया था उतने से ही अगर काम चल जाएगा, ऐसा अगर है तो फिर कैसे होगा। तो इसका मतलब ये देखो, क्लोजिंग कैपिटल, तो कैपिटल मेंटेनेंस मतलब वही रिटेन प्रॉफिट कितना है वो निकालना। तो क्लोजिंग कैपिटल हिस्टोरिकल कॉस्ट में कितना रखना पड़ेगा, 12,000। क्यों, क्योंकि अगर किसी तरीके का चेंजेस नहीं होता है तो 6,000 यूनिट्स 2 रुपए करके ही हमें खरीदना पड़ेगा। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल इतना होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल हिस्टोरिकल कॉस्ट में ये भी 12,000 ही होगा, क्योंकि 12,000 था और 12,000 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो कुछ है नहीं हम लोग का, तो ये आंसर आ जाएगा नील, यानी रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग। हमें बिजनेस में कुछ अर्निंग रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा 0। तो पूरा विड्रॉल करके निकाल लिया 3 रुपए में जो बेचा गया, 3 पर यूनिट करके। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वाला करेंगे, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करेंट परचेजिंग पावर। सॉरी, बहुत आगे लिख दिया। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना रखना पड़ेगा, लेस
ओपनिंग कैपिटल इन प्रोडक्शन तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये दोनों लेस करने से आ जाएगा रिटेन्ड प्रॉफिट या लॉस, जो भी आएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर करंट कॉस्ट ये निकाल के दे दिया है इन्होंने क्वेश्चन में ही, 15,000 होगा, मतलब क्लोजिंग में मुझे 15,000 कैपिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि परचेजिंग प्राइस जो है 2.50 हो जाएगा, तो उसके हिसाब से मुझे 15,000 रखना, सॉरी, ओपनिंग करेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग कैश, करेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग कैश 12,000। अच्छा, जो क्लोजिंग कैश है उसका करेंट कॉस्ट है इतना। अब देखो यहाँ पर एक सिस्टम था, एक मेथड लिखा हुआ था, ये देखो रूल्स लिखा हुआ था, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो क्या लिखा है, अगर करेंट परचेसिंग प्राइस पावर मेथड में दिखाना है तो एट क्लोजिंग प्राइस यूजिंग एवरेज प्राइस इंडेसेस, ठीक है, तो हमें क्लोजिंग प्राइस में दिखाना पड़ेगा, सारा चीज क्लोजिंग प्राइस में दिखाना पड़ेगा, मतलब ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसे भी दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग प्राइस में, ओपनिंग कैपिटल इसे भी दिखाना पड़ेगा मुझे क्लोजिंग प्राइस में, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा, ये क्योंकि रूल्स है, तो क्लोजिंग प्राइस में दिखाएंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग प्राइस में दिखाएंगे ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग प्राइस का मतलब 2.50 के हिसाब से, मतलब जो इंडिसेस 125 हो गया उसके हिसाब से। अब देखो यहाँ पर क्या निकाल के रखा है कि करेंट कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक मतलब जो मेरा 6,000 यूनिट 2 रुपए करके खरीदने में 12,000 लग रहा था, उसी को खरीदने में मुझे 15,000 लगेगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्लोजिंग प्राइस, मतलब मेरे पास 15,000 होना चाहिए, ठीक है, और करेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग कैश, और जो क्लोजिंग कैश है, क्योंकि मैंने 18,000 में बेचा, 6,000 अगर हम विथड्रॉन करेंगे तो मेरा करेंट कॉस्ट जो है क्लोजिंग कैश का वो 12,000 हो जाएगा। ओपनिंग इक्विटी इन क्लोजिंग करेंट कॉस्ट 15,000, क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग करेंट कॉस्ट 12,000, तो रिटेन प्रॉफिट यहाँ पर ये निकाल के दिया है, एक्चुअली इसमें मेरा आंसर यही वाला आएगा। अब ये ना यहाँ पर भी करके दिया है, ऊपर से करने भी बोला है, तो जो भी हो हम लोग इतना देखेंगे, इतने से ही बन जाता है, ठीक है, हम लोग ऐसे करके देखेंगे, ये देखो हम लोग ऐसे करके देखेंगे, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, तो नॉर्मली देखो मुझे क्लोजिंग कैपिटल कितना रखना पड़ेगा 15,000, क्योंकि 15,000 से सीधा बात है, देखो मेरा 125 प्राइस इंडेक्स हो जा रहा है, तो मेरा 12,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, तो मेरे पास जो है नेक्स्ट ईयर ओपनिंग कैपिटल में कितना होना चाहिए 15,000, ठीक है, और मेरे पास अभी क्लोजिंग कैपिटल कितना हो रहा है इस ईयर में, बिजनेस करके मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल के आएगा, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से 12,000 ही निकल के आएगा, लेकिन मुझे नेक्स्ट कितना रखना पड़ेगा 15,000, ठीक है, तो मेरा रिटेन्ड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3,000 नेगेटिव में आएगा, ठीक है, कि मेरा रिटेन्ड प्रॉफिट मतलब यहाँ पर अगर हम 6,000 विथड्रॉन करना चाह रहे हैं ना, तो मेरा रिटेन प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में ही आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, देखो 6,000 यूनिट खरीदा 2 रुपए करके 12,000, ठीक है, फिर 6,000 यूनिट ही बेच दिया 3 रुपए करके 18,000, तो प्रॉफिट हो गया है मेरा 6,000। अब नेक्स्ट ईयर इसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए मुझे 6,000 यूनिट 2.50 के हिसाब से 15,000 रुपए मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है, 15,000 रुपए। तो अगर हम ये पूरा 15,000 रुपए मुझे यहाँ पर इन हैंड होना चाहिए, तब जाके हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम 6,000 का विदड्रॉन कर लेंगे, ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा, तो देखो मैंने 12,000 लगाया था, 18,000 जो है उसको बनाया, उसमें से अगर हम 6,000 पूरा का पूरा विदड्रॉन कर लेंगे तो मेरे पास जो रिटेन प्रॉफिट है वो नेगेटिव में दिखेगा, क्योंकि 6,000 विदड्रॉन कर लेने का मतलब हो जाएगा 18,000 इनकम से जो हुआ उससे 6,000 विदड्रॉन करेंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा 12,000। अब मुझे तो चाहिए फ्यूचर में 15,000, ठीक है, और मेरे पास बच कितना रहा है 12,000, ठीक है, क्योंकि 12,000 लगा के ही तो 18,000 हुआ था, इसमें से 6,000 निकल लिया, तो बचा कितना 12,000, लेकिन मुझे फ्यूचर में 15,000 चाहिए, तो फिर मेरा रिटेन प्रॉफिट इसका मतलब बिजनेस में कितना आ जाएगा 12,000 है,
होना चाहिए 15,000, -3,000 हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। ये स्ट्रक्चर में डालोगे तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। बाकी कंसेप्ट ये वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग करने से रिटेन प्रॉफिट निकल के आएगा। हमें ये सारा चीज क्लोजिंग प्राइस में लेना है। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल का क्लोजिंग प्राइस कितना है, 12,000। ओपनिंग कैपिटल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरा 15,000, ठीक है। तो ये देखो, एक तो ये और एक जो है 12,000, तो दोनों का डिफरेंस करके 3,000 आ जाएगा, और ये कंसेप्ट इस तरीके से हो जाएगा। और एक मेथड है वो भी बता देते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट हुआ, एक हो गया करेंट प्राइस, और एक हो जाएगा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। इसमें भी वही क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ भी तो हम लोग का कोई इंट्रोडक्शन वगैरह है नहीं, तो रिटेन्ड प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अच्छा, अब इसको कौन से प्राइस में लेना पड़ता है, ये देखो यहाँ पर दे दिया है, रीस्टेटमेंट एट क्लोजिंग प्राइस यूजिंग स्पेसिफिक प्राइस इंडिसेस। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर फिर बोला है द नेगेटिव रिटेन प्रॉफिट इंडिकेट्स दैट द ट्रेडर हैज फेल्ड टू मेंटेन हिज कैपिटल, द अवेलेबल फंड 12,000 इज नॉट सफिशिएंट टू बाई। ये वो पहले वाले मेथड वाला बोल रहा है, मतलब जो सेकंड वाला भी किया, 6,000 यूनिट अगेन एट इंक्रीज प्राइस ऑफ 2.50, द ड्रॉइंग शुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू 3,000। हैड द ट्रेडर withdrawn 3,000 instead of 6,000, he would have left with 15,000, the fund required to buy 6,000 unit at the rate of 2.50, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेथड है, इसमें कैसे करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग कैपिटल, इसमें सारा चीज करेंट कॉस्ट में आता है, ठीक है, लिख लो करेंट कॉस्ट में आता है। करेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, आज अगर हम लोग खरीदने जाए कोई भी चीज, तो सिमिलर चीजों के लिए हमें जो प्राइस पे करना पड़ेगा, तो वो 6,000 यूनिट का जो 6,000 यूनिट जो प्रोडक्ट है, वो उसका अगर हम लोग 2 रुपए करके उसका हो रहा है, तो फिर हम लोग का कितना हो रहा है, देखो 12,000, ठीक है। अब यहाँ पर करेंट कॉस्ट मुझे लेना है, तो करेंट कॉस्ट अगर लेंगे तो ओपनिंग कैपिटल का करेंट कॉस्ट कितना होगा, ओपनिंग कैपिटल का करेंट कॉस्ट मतलब जो चीज हम 12,000 में खरीद रहे हैं, सिमिलर यही चीज को आज अगर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो मुझे 15,000 से लेना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्राइस इंडिसेस। तो अगर मुझे करेंट प्राइस में निकालने बोले, करेंट कॉस्ट में, तो मेरा ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू हो जाएगा 15,000, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू हो जाएगा 15,000, क्योंकि करेंट कॉस्ट जो है वो इतना है ओपनिंग स्टॉक का करेंट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्लोजिंग का करेंट कॉस्ट लेना है, जो कि कितना होगा, करेंट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग जो है वो मेरा हो जाएगा 12,000, ठीक है। जो मेरा क्लोजिंग वैल्यू है उसका करेंट कॉस्ट मेरा 12,000, ठीक है, तो इसका नेगेटिव कितना आ जाएगा, 3,000। ये लॉस आ रहा है, ठीक है। तो रिटेन लॉस, तो इस चीज को भी कैसे हम लोग समझेंगे, सेम उसी तरीके से ही हमें समझना है। तो देखो, हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल जो है करेंट कॉस्ट में अगर देखा जाए, तो करेंट कॉस्ट ओपनिंग कैपिटल का करेंट कॉस्ट प्राइस कितना है, 15,000, बिकॉज इंडिसेस चेंज हो रहा है। और जो क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल मेरा कितना हो रहा है, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो मेरा करेंट प्राइस में अभी का भी हो जाएगा 12,000, क्योंकि हम लोग 6,000 विदड्रॉन करेंगे, 3 रुपए करके 18,000 में बेचने के बाद 6,000 विदड्रॉन करेंगे, तो फिर मेरा क्लोजिंग कैपिटल का करेंट प्राइस 12,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा क्लोजिंग कैपिटल कम, ओपनिंग ज्यादा हो रहा है, तो रिटेन पीएल 3,000 हो रहा है। तो यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट की विदड्रॉल कम करना पड़ेगा, तब जाके ये मेंटेन कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो मेंटेन करने वाला कंसेप्ट सेम है, ठीक है, कि किस हिसाब से हो रहा है, क्योंकि 18,000 में, 15,000 में अगर कोई चीज 18,000 में बेच रहे हैं, ठीक है, 12,000 लगाया था तो 6,000 का प्रॉफिट, और मुझे फ्यूचर में अगर इस चीज को खरीदने के लिए 15,000 रखना पड़ेगा, तो हम पूरा 6,000 विड्रॉल करेंगे, तो मेरे पास तो 12,000 ही पड़ा हुआ रहेगा, तो 3,000 का नेगेटिव ही दिखेगा, ठीक है, वही चीज बोला है, बस अपना प्रेजेंटेशन करके यहाँ पर दे दिया। फिर यहाँ आ जाते हैं, ये एमसीक्यू लास्ट क्लास में कर लिया था। यहाँ पर ये 10th वाला क्वेश्चन एकदम सेम है जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। ये बता देते हैं, देखो बोल रहा है मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1
अप्रैल 2001 with 12 lakh represented by 60,000 यूनिट ऑफ 20 ईच, ठीक है। ड्यूरिंग मतलब ये पैसा लगाया क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना यूनिट इतना करके खरीदा, तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लाख आएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ही सोल्ड द इंटायर स्टॉक 30 ईच, तो 60,000 यूनिट 30 ईच करके बेच दिया, मतलब 18 लाख में बेच दिया, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट, मतलब कैपिटल को एज इट इज ही रखना है जैसे पहले रखा था, मतलब 12 लाख ही रखना है, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट विच ही कैन बी विथड्रॉन बाय मोहन इन द ईयर 2001 इफ द फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में मतलब जितना कैपिटल था अगर उतना ही रखना है तो कितना विथड्रॉल कर सकते हैं, तो 18 लाख इनकम किया, 12 लाख को 18 लाख बनाया, और 12 लाख ही अगर कैपिटल रखना है तो कितना विथड्रॉल कर सकते हैं, बोलो कितना विथड्रॉल कर सकते हैं। 12 लाख के कैपिटल को बिजनेस करके 18 लाख बनाया, 20 का चीज 30 में बेचा, और अगर फ्यूचर में 12 लाख ही कैपिटल मेंटेन करना है, ठीक है, तो फिर कितना विथड्रॉल कर सकते हैं। ये नहीं बताने वाला क्या सिक्स बात है। लाख 6 लाख, ठीक है, तो 6 लाख हम लोग विथड्रॉल कर सकते हैं कैपिटल को एज इट इज रखने के लिए। ये देखो यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ऐसे करके करेंगे, क्लोजिंग इक्विटी कितना, 30 × 60, 18 लाख, ये हो रहा है मेरा क्लोजिंग कैपिटल बिजनेस करने के बाद, ठीक है। और ओपनिंग इक्विटी 20 × 60,000, यानी कि 12 लाख। तो ड्राइंग्स कितना होना चाहिए, अगर कैपिटल ड्राइंग्स टू कीप कैपिटल इन इंटैक्ट, टू कीप कैपिटल इंटैक्ट, कैपिटल को एज इट इज रखने के लिए कितना हम लोग विथड्रॉल कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वही 18 - 12 यानी 6 लाख, 6 लाख का विथड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज बोला। अच्छा, अब यहाँ पर दिया है कि एक इक्वेशन से हमें ये बताना है कि क्या क्या होगा, चलो बता देते हैं। एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू इक्विटी इन लैख। ओपनिंग, तो देखो 8 लाख का जो है एसेट, 3 लाख का लाइबिलिटी, और फिर बाकी इक्विटी, तो 8, 3 और इक्विटी हो गया 5 लाख का, ठीक है। बाकी ट्रांजैक्शंस बोला है, सबसे पहले अर्न 10% डिविडेंड ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑफ 100 ईच। तो डिविडेंड अर्न किया है, तो बोलो डिविडेंड अर्न करने से क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। तो डिविडेंड अर्न करने से क्या होगा, डिविडेंड तो एक इनकम होता है, तो ये पैसा आ रहा है तो एसेट बढ़ेगा, ठीक है, और क्या होगा, इक्विटी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम हुआ है तो पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा तो इम्पैक्ट कैपिटल में आएगा। तो 10% डिविडेंड 2000 इक्विटी शेयर के ऊपर, और एक एक शेयर 100 रुपए का था, तो 2000 हमेशा डिविडेंड जो है कैपिटल वैल्यू पे दिया जाता है, ठीक है, जो एट पर वैल्यू होता है। तो 2000 × 100 × 10% कितना डिविडेंड हो जाएगा, 2 लाख का 20,000 10%, 20,000, तो 0.20, तो 0.20 ऐड कर दो, पैसा आया, कैपिटल बढ़ा, मतलब 5.20, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि पेड 50,000 टू क्रेडिटर फॉर सेटलमेंट ऑफ 70,000, ठीक है, तो पेड टू क्रेडिटर, तो सेटलमेंट हो गया, मतलब हम लोग को डिस्काउंट मिल गया। हम लोगों ने कितना पेमेंट किया, हम लोगों ने पेमेंट किया है 50,000, तो मतलब 0.50 से एसेट कम हो जाएगा, 8.20 से 0.50 लेस कर दो, करो। 7.7 7.70 क्रेडिटर को पे कर दिया, ठीक है। अब लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगा, लाइबिलिटी तो पूरा ही खत्म हो जा रहा है, क्योंकि वो तो हमें डिस्काउंट दे रहा है ना 70,000, तो 0.7 से लाइबिलिटी खत्म, 3 से 0.7 लेस होने से 2.30, और हमें बेनिफिट कितने का मिला, 50,000 का पेमेंट जो है 70,000 का 50 में कंप्लीट हो गया, मतलब 20 का बेनिफिट मिला, तो 0.20 से लेस होके ये कितना आ जाएगा, और बेनिफिट मिला तो ऐड हो जाएगा, लेस क्यों होगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसिव्ड हुआ तो पीएल में इंपैक्ट क्या आएगा, पीएल बढ़ेगा, पीएल बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये तो थोड़ी देर पहले ही किया था, वैसे ही होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट आउटस्टैंडिंग होने से लाइबिलिटी बढ़ेगा, एसेट एज इट इज रहेगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, 2.30 का लाइबिलिटी था 0.1 से बढ़ जाएगा, तो 2.40 का लाइबिलिटी हो जाएगा, और कैपिटल में भी इम्पैक्ट
कितना आएगा? कैपिटल में इंपैक्ट आएगा, बिकॉज रेंट डेबिट हो रहा है तो उसका इंपैक्ट पीएल में आएगा, तो फिर कैपिटल में भी आएगा, कम हो जाएगा कितने से, 0.10 से तो 5.30। ये तो थोड़ी देर पहले सेम किया था। फिर यहाँ पर बोला है विदड्रॉल ड्रॉइंग्स 9,000 फॉर पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग्स करने से क्या होगा, एक तो कैश कम हो जाएगा, 9,000 मतलब 0.09, तो 7.7 माइनस 0.09 कितना हो जाएगा, 0.9 मतलब 167। एसेट कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा, तो कैपिटल कम करो कितना होगा, 0.09, 5.21। ठीक है, हो गया। ये करने के लिए हमें बोला था। अच्छा, अब ये 10th वाला जो है, जो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 किया था, बिल्कुल सेम है। तो हम पढ़ नहीं रहे, फटाफट करके दिखा देंगे। पहले 11 कंप्लीट कर लेते, क्योंकि वो छोटा सा क्वेश्चन। अभी जैसे क्या, वही ए लिमिटेड ने एंटर किया है एक बाइंडिंग एग्रीमेंट गामा के साथ, जिसने मशीन खरीदा था 1 लाख रुपए का, लेकिन डिलीवरी के बिफोर ही उन्होंने अपना प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया। न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर्ड एंड इट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर डिलीवरी, द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू नील। तो क्या एंट्री होना चाहिए, तो एंट्री क्या हो जाएगा, जो मैंने तुम लोग को सिखाया, एसेट टू, यहाँ पर तो इन्होंने एक दूसरा नाम लिया है, ठीक है। मैंने दिखाया था एसेट टू गामा लिमिटेड, पीएल टू जो है एसेट, ये एंट्री कर देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर क्या बोला है वो हम पढ़ के बता देते हैं। और ये 11th नंबर और वो वाला क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ डेटा अलग है। तो क्वेश्चन 11 सेम, ठीक है। सिर्फ 40,000 के जगह कितने से एंट्री हो जाएगा, 1 लाख से एंट्री होगा, और कुछ नहीं। ये सिर्फ वैल्यू 1 लाख हो जाएगा। तो इसको हम और करके क्या दिखाए, ठीक है। क्या बोला है वो पढ़ के देख लो। यहाँ पर बोला है ए लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज सेटलमेंट ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैन बी एंटिसिपेटेड। तो बोल रहा है कि हमारा कितना आउटफ्लो होगा, ठीक है। वो लाइबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड कैसे रिकॉग्नाइज्ड होता है, जब आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट ऑफ प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस मतलब जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है उसका सेटलमेंट करने के लिए हमारा जितना कैश आउटफ्लो होगा, जो हम लोग सोच पा रहे हैं। एंड द वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैन बी रिलायबली मेजर्ड, जब हम लोग रिलायबली मेजर कर पाते हैं तो ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इन द गिवन केस ए लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज ए लाइबिलिटी ऑफ 1 लाख टू गामा लिमिटेड व्हेन फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटरप्राइज बियॉन्ड द करेंट अकाउंटिंग पीरियड इज कंसिडर्ड इम्प्रोबेबल। क्योंकि इस अकाउंटिंग पीरियड के आगे जाके इसे, इस मशीन से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं वो हमें नहीं पता, मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड ही चेंज हो गया। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस तब रेदर देन एसेट। तो नॉर्मली ये 1 लाख का एसेट होता है, बट ये अब एक्सपेंस कहलाएगा। प्रेजेंट केस फ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द मशीन टू द एंटरप्राइज इज इम्प्रोबेबल, द एंटायर अमाउंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द मशीन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। तो हम लोग ये चीज लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये एंट्री लिखना काफी नहीं है, इतना ये थोड़ा सा पॉइंट हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 10th नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करने के लिए बोला है, देखो सेम वही क्वेश्चन है। बोला है प्रिपेयर पीएल अकाउंट एज्यूमिंग इट इज नॉट गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अगर नहीं है तो क्या होगा, वो हमें यहाँ पर करके दिखाना है। तो हम ये करके दिखा देते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो सारी चीजों को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाया जाता है, ठीक है। तो पीएल अकाउंट, नाम वाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हमें ना सिर्फ पीएल इसमें बनाने बोला है, बैलेंस शीट प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह बोला भी नहीं है। तो बोल रहा है कि रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो 5 years यूज होगा, और रियलाइजेबल वैल्यू है 31 मार्च को 64,000। तो रियलाइजेबल वैल्यू पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे एसेट को, क्योंकि नॉट गोइंग कंसर्न है। तो 64,000 पीपी का वैल्यू हो जाएगा, जिसका वैल्यू अभी चल रहा है 69,000। तो फिर गोइंग कंसर्न नहीं है तो 64 पे रिकॉर्ड होगा। तो फिर मेरा डिप्रिशिएशन कितना रिकॉर्ड हो रहा है, 69 का चीज अगर 64 हो जा रहा है तो हम लोग का डिप्रिशिएशन कितना फिर रिकॉर्ड हो रहा है, 69,000 का चीज अगर 64,000 में रिकॉर्ड होगा तो हम लोग का डिप्रिशिएशन हो जाएगा 5,000। ये लास्ट क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू अलग है तो बताना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है सेल परचेज जो है 5 लाख 4.5 लाख की रहेगा, तो टू परचेज 4.5 लाख बाई सेल्स 5 लाख, ठीक है।
अच्छा, फिर बोला है कि द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है, बाकी यहाँ एनआरवी पे ही करना पड़ेगा, लोअर हो या ना हो, क्योंकि बिजनेस जब नहीं चलने वाला, बंद होने वाला, तो सारा चीज एनआरवी पे होगा, यानी 38,000 पे होगा। तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 38,000। फिर जनरल एक्सपेंसेस है 16,500 टू जनरल एक्सपेंस 16,500। अच्छा, फिर इसके बाद डेफर्ड एक्सपेंडिचर नॉर्मली एमोटाइज्ड होगा, बट यहाँ एमोटाइजेशन 4 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, 5,000 हर साल करके। तो जब बिजनेस ही आगे नहीं रहेगा तो एमोटाइजेशन किस बात का, मतलब पूरा का पूरा ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। एमोटाइजेशन डेफर्ड एक्सपेंडिचर का 15,000, तो ये हो जाएगा टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर 15,000। तो ये बेसिकली इंटेंजिबल एसेट के तरह होता है, इसीलिए तो एमोटाइजेशन लैंग्वेज यूज हो रहा है। तो पूरा का ही हमें राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद out of the trade receivable 10,000, collection of 4,000 depends on successful redesigning of certain product already supplied to customer, customer को already supply कर दिया है हम लोगों ने। और 4,000 जो है वो सक्सेसफुली डिपेंड करता है अगर सक्सेसफुली रीडिजाइन हो। अब देखो सक्सेसफुली रीडिजाइन होगा तो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑलरेडी, अच्छा ऑलरेडी सप्लाई हो गया है, तो इस पे मेरा डाउट है कि मुझे 4,000 तभी मिलेगा अगर सक्सेसफुल रीडिजाइन होगा उस प्रोडक्ट का, तभी तो सप्लाई तो हो गया, तो अब इस पे तो डाउट है, तो इस पे पीवीडीडी क्रिएट करेंगे 4,000 का, पीवीडीडी क्रिएट हो जाएगा 4,000 का, ठीक है, क्योंकि इस पे तो मुझे डाउट है। फिर यहाँ पर क्लोजिंग ट्रेड पेबल 10,000 विच इज लाइकली टू बी सेटल्ड एट 95%, मतलब 10,000 के जगह मुझे सिर्फ 95% यानी 9,500 देना पड़ेगा, तो लाइकली टू बी सेटल्ड मतलब हो सकता है। तो अगर क्योंकि हम लोग नॉट गोइंग कंसर्न एजम्पशन के साथ कर रहे हैं, नॉट ए गोइंग कंसर्न, तो मेरा रियलाइजेबल वैल्यू पे होना चाहिए, तो मेरा रियलाइजेबल पेड वैल्यू क्या आएगा, तो इसका मतलब मुझे कम देना पड़ेगा 500 रुपए, तो वो मेरा डिस्काउंट हो जाएगा, तो बाई डिस्काउंट बोल के आ जाएगा 500, ठीक है, जैसे उस क्वेश्चन में 600 आया था। बस और तो कुछ है नहीं। और बैलेंस शीट में जाके देख लेते हैं क्या क्या लिखना पड़ सकता है, पीएल आइटम क्या है। तो ट्रेड पेबल लोन, ये क्या ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आ जाएगा 30,000, 36,000 ओपनिंग स्टॉक, 36,000, 4,50,000, 5,000, 16,500, 4,000, 15,000, ठीक है। अच्छा, अब इधर का टोटल, अच्छा ये पेनल्टी वाला पॉइंट इसमें नहीं दिया था या फिर हम ऑमिट करके चले गए। हाँ, ये प्री पेमेंट अगर करते हैं लोन का तो 2,000 रुपए देना पड़ेगा पेनल्टी, जो कि आउटस्टैंडिंग है, तो प्री पेमेंट तो करेंगे, गोइंग कंसर्न नहीं है, तो फिर इसका मतलब बिजनेस बंद होने वाला है तो लोन रीपे कर देना पड़ेगा, तो 2,000 का पेनल्टी लगेगा। टू पेनल्टी यहाँ लिख देते हैं 2,000। अब देख लो कितना आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट, यही निकालने के लिए बोला है और कुछ नहीं, 5,38,500। और इधर कितना आ रहा है 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 40, 40,500, 42,500, 42,500 और 36,000, 78,500, 7,50,000, 28,500, 8,28,500 है। ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, सिर्फ ज्यादा ही नहीं, कितना आ रहा है देखो ना, 5,28,500। तो माइनस कर दो 5,28,500, तो फिर 10,000 हो जाएगा, 10,000। देख लेते हैं 10,000 ही है कि नहीं। ये मैंने ज्यादा और इलाबोरेट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये इलास्ट्रेशन 1 किया हुआ है सेम, ठीक है, उसमें तो और भी ज्यादा करना पड़ा था, गोइंग कंसर्न नॉट गोइंग कंसर्न, यहाँ पर सिर्फ नॉट गोइंग कंसर्न, और वो भी पीएल, वहां तो हम लोगों ने बैलेंस शीट भी किया था, लेकिन ये सब लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग बिजनेस इज नॉट गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट है, एप्लीकेबल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।